नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केरल की राजनीतिक हिंसा पर हिंदी प्रदेशों में सूचना कम है, धारणा ज्यादा है। हिंसा को लेकर एक छवि बना दी गई है, मगर वहां के हालात की ना तो कोई रिपोर्टिंग है या ना कोई किसी प्रकार की सूचना जिससे वहां के हालात को समझने का मौका भी मिले। केरल की हिंसा पर रिसर्च करते हुए लगा, जो मीडिया में रिपोर्ट छपी है, कि स्थिति वाकई भयावह है। हिंसा के इस खेल में दोनों ही पक्ष शिकार भी हैं और शिकारी भी हैं, यानी दोनों ही पक्षों के लोग मारे भी जा रहे हैं और एक दूसरे को मार भी रहे हैं। राजनीति तराजू लेकर नहीं होती, इसलिए एक पक्ष खुद को ही पीड़ित के रूप में नेशनल मीडिया में पेश करता है, अपने खिलाफ हुई हिंसा को उभारता है, मगर आपको कभी नहीं बताता कि उसकी तरफ से भी हिंसा का यह खेल खेला गया है, प्रतिहिंसा में ही सही। केरल का एक जिला है कन्नूर, यहीं से राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आते हैं। 1960 के दशक से यह जिला राजनीतिक हिंसा की गिरफ्त में है। 29 जुलाई को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में संघ कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में 5 लोग हिरासत में लिए गए, 5 या 8। घटना के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने केरल की हिंसा पर चिंता जाहिर की और कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा स्वीकार्य नहीं है। 34 साल के राजेश को कई लोगों ने घेर कर मारा, बायां हाथ काटा और कई जगहों पर भयंकर चोटें पहुंचाई। बीजेपी ने इस हत्या के पीछे सीपीएम पर आरोप लगाया। सीपीएम ने खंडन किया है। कांग्रेस के नेताओं ने हिंसा की इस राजनीति के खिलाफ उपवास रखा। सोमवार को केरल की हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक बैठक बुलाई। बीजेपी आरएसएस के नेताओं से बात की और राजनीतिक मतभेद को दूर करने के उपायों पर सोचा गया। बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने आपा भी खो दिया और वहां आए मीडिया से गेट आउट कह दिया। आजकल मीडिया को नेता इसी लायक समझने लगे हैं। मीडिया भी खुद को नेताओं के सामने इसी लायक बनाने लगा है। आप जनता का भविष्य बहुत उज्जवल है। जब पूछने वाले की ये हालत है तो याद रखिए, कोई आपके बदले पूछने वाला नहीं बचेगा। गोदी मीडिया सिर्फ दिल्ली में नहीं है, वो हर राज्य में है। इसका नतीजा आप दर्शकों को भुगतना पड़ेगा। आप में से किसी ना किसी को अपनी समस्या को लेकर पत्रकार को व्हाट्सएप करते रह जाएंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। नेताओं को पता लग गया है कि आप दर्शकों की निष्ठा उन नेताओं से ज्यादा है, पत्रकारों से नहीं। इसका मतलब यह है कि उन्हें आपकी भी अब परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बाद में कह दिया कि मीडिया को आने की अनुमति नहीं थी। यही बात तरीके से भी कही जा सकती थी, गेट आउट कहे बगैर। बैठक के बाद बीजेपी और सीपीएम के नेताओं ने कहा कि वे हिंसा के खिलाफ जागरूकता लाएंगे। यह भी तय हुआ कि बीजेपी, आरएसएस और सीपीएम के काडर के बीच शांति वार्ता कई जिलों में आयोजित होगी ताकि आपसी संवाद बने। केरल में हिंसा की यह कोई पहली घटना नहीं है। हिंसा के दौर के कई दशक बीत जाने के बाद भी सीपीएम, बीजेपी, संघ के कार्यकर्ताओं की शांति बैठक से उम्मीद की जानी चाहिए, वरना हालत यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने में 1 मिनट भी नहीं सोचते, जबानी नहीं, जानलेवा हमला करने में। बहरहाल जो हिंसा 1960 के दशक से चली आ रही है वो क्यों जारी है, यह जानने का प्रयास करेंगे आज के प्राइम टाइम में। इस हिंसा पर रिसर्च करते हुए केरल का जो स्वरूप समझ में आता है वो भयावह है। हत्या सिर्फ हत्या नहीं बल्कि विभत्स तरीके से हत्या होती है, ऐसी कि आप उन हत्याओं का डिटेल टीवी पर नहीं बता सकते। केरल पर बात करने के लिए सीमित संसाधनों के बीच हमने एक तरीका निकाला। कुछ वेबसाइट और अखबारों में छपे लेख और विश्लेषण को आधार बनाया। हो सकता है कि इससे कुछ चूक हो जाए, लेकिन पूरी सावधानी बरती गई है कि कोई बड़ी गलती ना हो जाए। केरल की हिंसा हम सब के लिए शर्म की बात है और राज्य में सक्रिय राजनीतिक दलों के लिए तो और भी शर्म की बात है, मगर उन्हें शर्म नहीं आती। हम चाहे खुद को अहिंसक कह लें, सहिष्णु कह लें, लेकिन इस तरह की घटनाएं भारत के इस खोखले गौरव से पर्दा उठा देती है। TheWire.in, Scroll.in, Dailyo.in, FirstPost.com, IndiaSpend.com, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों का मैंने सहारा लिया। ये सभी अंग्रेजी के समाचार माध्यम है। हिंदी के अखबारों में क्या होता है आप जानते ही हैं। इनके ही ज्यादातर प्रतिनिधि हैं अंग्रेजी वालों के। कुछ संवाददाता, विश्लेषकों के नाम लेने जरूरी हैं। बीआरपी भास्कर, राजीव रामचंद्रन, एनएन पियर्सन, यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में लेक्चरर हैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। इन सब के लेख और विश्लेषणों से गुजरते हुए केरल की हिंसा की जो तस्वीर सामने आती है वो नेशनल मीडिया या दिल्ली में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावों से काफी अलग है। हमने एक साथ इन माध्यमों का जिक्र कर दिया क्योंकि हो सकता है आगे किसी तथ्य या विश्लेषण का जिक्र करते वक्त किसी एक का नाम ना ले सकूं। वैसे कोशिश होगी कि जिसकी सामग्री होगी उसका नाम लिया जाए। हमने हत्या की कई रिपोर्टिंग देखी। ऐसा लगता है कि मारे जाने वाले ज्यादातर
नौजवान हैं। 19 साल से लेकर 34 साल के युवा ही इस राजनीति के शिकार हैं। एक जगह तो 8 साल का बच्चा भी इस राजनीति का शिकार हुआ है। 30 जुलाई को संघ कार्यकर्ता की हत्या की गई, लेकिन केरल की हिंसा का रिकॉर्ड देखें तो सीपीएम के कार्यकर्ता भी उसी तादाद में मारे जा रहे हैं। अगर संघ बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जाते हैं तो आरोपी हमेशा सीपीएम के होते हैं, और सीपीएम के कार्यकर्ता जब मारे जाते हैं तो आरोपी हमेशा संघ और बीजेपी के होते हैं। कन्नूर की हिंसा की शुरुआत 1960 के दशक में भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता रामकृष्णन की हत्या से होती है। इस हत्या के बदले में सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। जिस तरह से तवे पर रोटी पलटी जाती है, उसी तरह से कन्नूर में बदले की हिंसा होती है। ऐसा लगता है कि दोनों दल, दोनों पक्ष आदमी की लाश से फुटबॉल खेलने के आदी हो गए हैं। 11 जुलाई 2016 की रात 10:30 बजे कन्नूर में सीपीएम नेता सीवी धनराज की हत्या होती है। पिछले साल की घटना है। 2.5 घंटे के अंदर रात 1 बजे बदले की कार्रवाई में बीजेपी कार्यकर्ता और ऑटो रिक्शा ड्राइवर सीके रामचंद्रन को उसके घर पर ही जाकर मार दिया जाता है। 12 मई 2017 को धनराज की हत्या का आरोपी, यानी 1 साल जब पूरा होने वाला है, धनराज की हत्या का आरोपी बीजू मार दिया जाता है। 11 जुलाई 2017 धनराज की हत्या की बरसी पर सीपीएम कार्यकर्ताओं पर बम से हमला होता है। धनराज कौन है? सीपीएम का कार्यकर्ता जो पिछले 1 साल मारा जाता है। थोड़ी देर बाद सीपीएम कार्यकर्ता एक संघ कार्यालय को फूंक देते हैं। दोनों पक्षों के 20 घरों में आग लगा दी जाती है। 20 अगस्त 2016 को बीजेपी कार्यकर्ता दीक्षित की बम बनाते वक्त मौत हो जाती है। बम बना रहे थे भाई साहब। वायर ने लिखा है कि संघ बीजेपी नेता विल्सन थिल्ले ने की हैं कोई, उन्होंने टीवी की बहस में कहा कि जब राज्य फेल हो जाए तो बचाव में बम बनाने पड़ते हैं, तो बम बन रहा है। 20 सितंबर को थिल्लेन केरी में बीजेपी वर्कर 26 साल की विनेश की हत्या हो जाती है वहां पर। इसी दिन इस हत्या की थोड़ी देर बाद सीपीएम के छात्र संगठन के नेता हैं जिजेश, उन पर बम से हमला होता है। क्योंकि बम बन रहा है, जिजेश पर स्थानीय संघ नेता की हत्या का आरोप था। 10 अक्टूबर को पिदुविलाई के सीपीएम नेता के मोहनन की हत्या होती है। 24 घंटे के भीतर इसके बदले में 19 साल के बीजेपी वर्कर रिमित की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि लगता है सबके पास हथियार है। 19 मई 2016 को जब सीपीएम की सरकार बनी तो विजय जुलूस पर बम फेंक दिया गया। सीपीएम समर्थक सी रविंद्रन की हत्या हो जाती है। आरोप संघ के कार्यकर्ता पर लगता है। केरल की हिंसा की कोई भी खबर देखिए, एक की हत्या होती है, तुरंत उसका बदला ले लिया जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, समर्थक, नेता, कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। कई जगह पर हमने अगर समर्थक को नेता या कार्यकर्ता कह दिया हो तो इतनी गलती बर्दाश्त कर लीजिए। अगर किसी हत्या में सीपीएम या किसी हत्या में संघ का जिक्र आता है तो उसका संदर्भ यह है कि उन पर शामिल होने का आरोप लगा है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने पिछले साल के 2-3 महीनों की घटनाओं का रिकॉर्ड देखा। अभी साफ है कि दोनों पक्ष लाश की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में भले ही एक पक्ष खुद को पीड़ित बताता हो, क्योंकि उसके पास प्रोपेगेंडा के बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन मारे गए और आरोपों की सूची देखकर लगता है कि दोनों का दामन पाक साफ नहीं है। कन्नूर में 1960 के दशक से यह हिंसा जारी है। मैं तीसरी बार बता रहा हूं। अब केरल के कई जिलों में यह हिंसा फैल रही है। एक आंकड़े के अनुसार कन्नूर की हिंसा में अब तक 210 लोग मारे गए दोनों तरफ से। एक आंकड़े के अनुसार कन्नूर की हिंसा में अब तक 300 से अधिक लोग मारे गए दोनों तरफ से। दि वायर में विश्व हिंदू परिषद के एक आरोप की चुनौती दी गई है। विहिप का कहना था कि 300 से ज्यादा लोग संघ समर्थक मारे गए हैं और आधे इनमें दलित। बीआरपी भास्कर पत्रकार है वहां के, उन्होंने इसे चुनौती देते हुए लिखा है कि बात सही नहीं है। 300 लोग मारे गए हैं, मगर इसमें सीपीएम के भी हैं और संघ के भी हैं, और आधे दलितों की बात बिल्कुल गलत है। केरल की हिंसा पर रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन की लेक्चरर रुचि चतुर्वेदी ने लिखा है कि कन्नूर की हिंसा में थिया जाति के लोग मारे गए हैं, वही इसकी हिंसा में आरोपी भी बनते हैं दोनों दलों की तरफ से। केरल में इस जाति को ओबीसी का स्टेटस हासिल है। बहुत कम जमीन है और साधारण परिवेश के लोग हैं। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। क्यों इस जाति के युवा दोनों तरफ की हिंसा में शामिल हैं, शिकार हुए हैं, शिकार किया है, इस पर डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी से बात करेंगे। उन्होंने अब वायर पर लिखे अपने लेख में कहा है कि हिंसा में मारे गए 80% हिंदू हैं और 70% युवा बेरोजगार। इसका मतलब यह नहीं कि इस हिंसा का कोई सांप्रदायिक रूप है। दिल्ली की मीडिया में या दिल्ली से केरल को लेकर कई तरह के प्रोपेगेंडा हो रहे हैं कश्मीर की तरह। delio.in एक वेबसाइट है, इस पर मलयाली लोगों के एक समूह ने लिखा है। इस समूह को मीन अवियल कहते हैं। इनका दावा है कि इनके समूह में सभी दल के मलयाली लोग हैं जो मलयाली संस्कृति पर गौरव करते हैं।
इस समूह ने एक लेख के प्रोपेगेंडा को चुनौती दी है कि कन्नूर में 38% मुसलमान है। अब मुसलमान इस हिंसा में कहीं नहीं है, लेकिन वो ले आया गया एंगल ताकि लगे कि इस हिंसा का कोई और रूप है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10% यानी 29.43% वहां मुसलमान है। एक और लेख में, उसी लेख में एक कहा गया कि कोट्टायम जिले को मुस्लिम बहुल बता दिया गया, जबकि उस जिले में मुसलमानों की आबादी 6% है। क्या केरल की हिंसा का संबंध हिंदू मुस्लिम राजनीति से है? इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ताकि हिंदी भाषी प्रदेशों में ये बातें आसानी से फैल जाए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। सांप्रदायिक स्वरूप भी है तो उस पर खुलकर बात हो सकती है। रुचि चतुर्वेदी ने लिखा है कि कन्नूर में 1983 से 2009 के बीच 91 लोग 91 लोग मारे गए। संघ बीजेपी के 31 समर्थक मारे गए इस हिंसा में, सीपीएम के 33 समर्थक मारे गए। तो अब आप देख रहे हैं दोनों के आंकड़ा, दोनों बराबर से मारे जा रहे हैं, और अगर दोनों तरफ के आरोपी को ले लें तो दोनों एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। क्या सिर्फ सीपीएम और संघ के समर्थक ही मारे गए? क्या यह सवाल आप पूछिए तो इसका जवाब मिलता है कि 14 मामलों में रुचि कहती हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए। ज्यादातर में आरोप सीपीएम पर लगा है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एक दूसरे की हत्या के आरोप में शामिल हैं। इंडियन मुस्लिम लीग और सीपीएम कार्यकर्ताओं ने भी एक दूसरे को मारा है आरोप के हिसाब से। आरोप सीपीएम और संघ पर लगा, लेकिन मारे गए कार्यकर्ताओं में सीपीएम, संघ, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के लोग शामिल हैं। एक रिपोर्ट में एक और आंकड़ा आया जिसे पेश करना चाहता हूं। केरल पुलिस के अनुसार 2000 से 2006 के बीच कन्नूर में 69 राजनीतिक हत्याएं हुई, 69। इनमें 31 संघ परिवार के मारे गए, ये लग रहा है आईपीएल खेल रहे हैं दोनों, और 30 सीपीएम के, 5 इंडियन मुस्लिम लीग के और 3 नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के। कई बार मीडिया दोनों हत्याओं को दिखाकर विश्लेषण नहीं करता है। 30 जनवरी 2017 को कन्नूर में 63 साल के कांग्रेसी कार्यकर्ता पर संघ कार्यकर्ता हमला करते हैं, यह आरोप लगता है। उस दिन उसी शाम 8:30 बजे बीजेपी के 32 साल के साजिद पर हमला होता है और उनकी हत्या हो जाती है। आरोप सीपीएम पर लगता है। केरल के मीडिया में दोनों घटनाओं की रिपोर्टिंग होती है, लेकिन नेशनल मीडिया में सिर्फ संघ प्रचारक की हत्या को दिखाया गया कि यही मारे जा रहे हैं और प्रोपेगेंडा किया गया। हिंसा प्रतिहिंसा के इस दौर में पुलिस की भूमिका पर भी बात होनी चाहिए, जिसकी मेरे पास सीमित जानकारी है। क्या किसी घटना में दोनों पक्ष के आरोपियों को सजा हुई है? हिंदू में 19 दिसंबर 2016 की एक रिपोर्ट मिली। सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या में 11 संघ आरएसएस के कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 11। ट्रायल कोर्ट ने 2008 में सीपीएम नेता वी विष्णु की हत्या के आरोप में यह सजा सुनाई। अब अगले किस चरण पर है उसकी जानकारी नहीं है। हमने ये सब इंटरनेट सर्च के सहारे पाया है। सीपीएम नेताओं की गिरफ्तारियों की कई खबरें मिली हैं 29 जुलाई की हत्या के सिलसिले में भी। 21 अप्रैल 2011 की टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार सेशंस कोर्ट ने सीपीएम के 24 कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संघ कार्यकर्ता के अंतिम संस्कार से लौट रहे 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना 23 मई 2002 की है। तो देखिए तादाद में एक दूसरे को मार रहे हैं, तादाद में ये जेल जा रहे हैं एक दूसरे से। इस तरह से आप देख रहे हैं कि केरल की हिंसा में कैसे राजनीतिक दलों को खून का चस्का लग गया है। आप तर्कों से इधर उधर करते रहिए, टाइम बर्बाद कीजिए, मगर सोचिए उस समाज के बारे में भी जो इन दलों के हितों के लिए किसी की हत्या कर रहा है, मारा जा रहा है, तर्क ढूंढ रहा है कि इस हत्या को कैसे जायज ठहराएं। साधारण परिवार के लोग आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं और इन दलों के नेता बड़े आराम से राजनीति चमका रहे हैं और दिल्ली में बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया अब कंट्रोल में है, राजनीतिक दल आम लोगों की यह हालत कर दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि केरल की हिंसा पर पूरे देश के सामने बात हो कि एक जिला क्यों इस तरह खूनी प्रयोगशाला बना हुआ है। इनके सत्ता हासिल कर लेने से जनता का कौन सा कल्याण हो गया है कि वो जनता का ही हिस्सा राजनीतिक दलों की निष्ठा के नाम पर एक दूसरे की हत्या कर रही है। हत्या और हिंसा की इस राजनीति को खारिज कर देना चाहिए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में छपा है कि मई 2016 में सीपीएम की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार के सत्ता में आने के बाद कन्नूर में राजनीतिक हिंसा के 400 मामले सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 साल में राजनीतिक हिंसा में 30% का इजाफा हुआ है। हिंसा के इन मामलों में सीपीएम के 600 कार्यकर्ता, आरएसएस बीजेपी के 300 कार्यकर्ता और कांग्रेस के 50 कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके हैं। केरल से संबंधित रिपोर्ट और विश्लेषण पढ़ते वक्त दोनों पक्षों के नेताओं के बयान देख रहा था।
सबको अपनी दलीलों पर बहुत भरोसा है कि जनता उसी पर जान लुटा देगी। कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। सबके पास जायज कारण है कि हिंसा वो नहीं, सामने वाला कर रहा है। किसी में किसी भी पक्ष के मारे गए लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखती है। बदले की आग है, बदला लेना है और बदला ले लिया जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शांति कमेटियों और बैठकों का नतीजा निकलेगा। पहले भी हुई हैं, निकला नहीं। सीपीएम और संघ के कार्यकर्ता जब आमने सामने बैठेंगे तो हो सकता है कि एक दूसरे की नजरों का लिहाज करें। और अफसोस भी, प्रतिशोध की राजनीति ने कितनों को मरवा दिया और कितनों को जेल भिजवा दिया। एक तरफ से सवाल आएगा कि सीपीएम के दफ्तर पर संघ के लोगों ने बम क्यों फेंका, तो दूसरी तरफ से सवाल आएगा कि संघ बीजेपी के दफ्तर पर सीपीएम के लोगों ने बम क्यों फेंका। और इसी पर घंटों टेलीविजन में बहस होगी और आपका एक तरह से निर्माण होगा। आपसी राजनीति के लिए इतने बम कहां से आ जाते हैं, वो भी तब जब देश खुद को आतंकवाद से लड़ने वाला दुनिया भर में चैंपियन घोषित कर चुका है। क्यों बमों पर लिखा होता है, क्या बमों पर यह लिखा होता है कि ये आतंकवाद के लिए है और ये कन्नूर के लिए है? तो कई तरह से जब तक आप अलग अलग सोर्स के जरिए अब खबरों को नहीं देखेंगे, आप किसी सूचना पर भरोसा मत कीजिए। आपको बहकाया जा रहा है और एक दिन बहक कर आप राजनीतिक दलों की तरफ से अपने ही समाज के लोगों की हत्या करने लगेंगे। ब्रेक लेंगे अभी हम। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन से। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। और अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन की लेक्चरर डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी हैं, जो बहुत दिनों से केरल की स्थानीय हिंसा पर, जिसमें आरएसएस बीजेपी के लोग भी उसके शिकार हैं, शामिल हैं आरोप के तौर पर, और सीपीएम के लोग भी शिकार हैं, शामिल हैं। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में जब आप सवाल देखेंगे तो इस तरह से होगा कि क्यों केरल में आरएसएस के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा है नहीं, सिर्फ आरएसएस के लोगों को निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि सीपीएम और आरएसएस के बीच में 60 के दशक से लड़ाई चली आ रही है, जो अब ज्यादा तेज हो गई है। अगर आपने देखा अभी के तमाम आंकड़े कि कैसे दोनोों पक्ष इसमें शामिल हैं, शिकारी भी बन रहे हैं और शिकार भी हो रहे हैं। डॉक्टर रुचि, आप हमें बता सकती हैं कि जमीन पर हमने अभी दर्शकों को बताया कि किस तरह से सीपीएम के लोग मारते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद बीजेपी और संघ के लोग आकर मार देते हैं, और अदालत की सजा में दोनों पक्षों के लोगों को सजा हुई है। हम ये जानना चाहते हैं कि जमीन पर वो कौन सा तबका है जो इन दोनों के झांसे में आ गया है, दोनों के चक्र में फंस गया है, और वो क्यों इसमें फंसकर हिंसा का शिकार हो रहा है या हिंसा कर रहा है? मैम देखिए, ये सब आपका बिल्कुल ये कहना ठीक है कि ऐसा कोई नहीं है कि एक पार्टी है जो गलती में है या दूसरी पार्टी है जो विक्टिम है। बाकायदा दोनों पार्टीज या और भी अलग अलग ग्रुप्स, एक समय में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी, कांग्रेस भी, मुस्लिम लीग भी, ये सब इस हिंसा में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व रहे हैं। जहां तक तबके का सवाल है, ये खासकर आरएसएस, बीजेपी और सीपीएम की जो वायलेंस है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि 80% जो लोग हैं वो हिंदू हैं, और ज्यादा से ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं निम्न वर्ग, जिनकी आय भी कम है, जो जाति के वर्ग से भी कम, खासकर तिया ग्रुप जो कि ओबीसी कहलाता है, वो उनकी काफी ज्यादा उनके युवा, खासकर यंग मैन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। क्यों रहे हैं, इसके लिए हमारे को ये सोचने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि केरल बहुत ही एक समय में जातिवाद से बहुत ज्यादा उसमें जातिवाद का फोर्स था, फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म, जातिवाद, ये सब चीजें एक तरीके का कॉन्टेक्स्ट बनाती थी, जिसमें लोअर जाति के लोग या निम्न आय के लोग एक अपने लिए बराबरी की खोज में थे। बराबरी की खोज, स्वीकृति की खोज, रिकग्निशन की खोज। उस स्वीकृति की खोज और बराबरी की खोज में लोग, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज एक तरीके का जरिया बन गई हैं, जिससे आपको अपनी आइडेंटिटी मिलती है, आप समझते हैं कि मैं और अच्छा तरक्की कर सकूंगा, और आप देखते भी हैं कि पार्टीज काफी अच्छा काम भी कर रही हैं। हमें सबको मालूम है कि सीपीएम केरला में बहुत अच्छा काम भी हुआ है, तो वो उस पार्टीज के साथ अटैच हो जाती हैं।
अपनी तरक्की के लिए, अपनी अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी बराबरी के लिए। मगर ये यंग मैन हैं जो काफी हद तक अनएम्प्लॉयड हैं और या पार्शियली अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनके पास फिर यही एक जरिया रहता है तरक्की का और अपनी स्वीकृति का। तो यही इन्हीं किस्म के यंग मैन या युवा को हम देखते हैं जो इस हिंसा में इन्वॉल्व रहे हैं। मगर अपना थोड़ा मर्दानापन दिखाने के लिए ये सब एक तरीके से शुरुआत हो जाती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि मरने वालों में 80% हिंदू हैं, मारने वालों में कौन लोग हैं? और दूसरी बात आपने बताया कि राजनीति में ये लोग जाते हैं जिनके पास सामाजिक हैसियत नहीं है जाति के कारण, और पैसे के कारण इनकी आर्थिक हैसियत नहीं है, तो जो वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी है सीपीएम उसके साथ जुड़ गए। कांग्रेस भी वहाँ रहती है और अब बीजेपी है, तो आरएसएस और सीपीएम के बीच में क्या ये जाति दोनों तरफ से जो भी लोग इसमें इस हिंसा में हैं मारे जा रहे हैं और जो मार रहे हैं दोनों तरफ, आरएसएस की तरफ भी और सीपीएम की तरफ भी, क्या एक ही जाति के लोग हैं या दो जातियों के बीच दो पार्टियों का सहारा लेकर एक तरह से ये क्लैश हो रहा है, टकराव हो रहा है? खासकर जो लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हैं, जो हिंसा करते हैं और जो हिंसा झेलते हैं, वो दोनों पार्टियों में काफी हद तक एक ही जाति के लोग हैं। इसीलिए मैंने बताया, एक बहुत ही अच्छे सोशियोलॉजिस्ट हैं कैलिकट में, टी शशिधरन, उन्होंने इस पे काम भी अभी किया है, जो यही उनका भी काम यही दिखाता है कि जो एक ही जाति के लोग हैं, ये जातिवाद या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं नेसेसरली कहला जा सकता। इसीलिए हम इसे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसीलिए जहां तक मेरा समझना है, एक ही तरीके का हमारे प्रजातंत्र का डार्क साइड या हमारे गणतंत्र का स्याह चेहरा है, जो एक पार्टीज के बीच में किस्म की राइवलरी पैदा की हुई है कि सिर्फ हम अपने वोटों के लिए सिर्फ राइवल नहीं है, हम राइवल हैं ग्राउंड में कि कौन किसका रुतबा ज्यादा है, कौन कितना प्रमुख बन। रुचि जी, मैं एक और बात समझना चाहता हूं कि एक ही जातीय थिया जो आपने बताया, वो उन दोनों तरफ से यही जातियां आपस में भिड़ रही हैं और मर भी रही हैं, मार भी रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जाति दो प्लेटफॉर्म लेकर, एक तरफ आरएसएस बीजेपी, एक तरफ सीपीएम प्लेटफॉर्म लेकर एक दूसरे को क्यों मारेगी? मतलब इससे उससे क्या नुकसान हो रहा है? अगर वो दूसरे से टकराए तो मैं समझ सकता हूं कि ए या बी की तुलना में वो वर्चस्व हासिल करना चाहती है। यहां तो ये जाति के लोग अगर दोनों तरफ से मारने वाले मरने वाले एक ही हैं तो अपनी ही जड़ें काट रहे हैं, अपने ही रिश्तेदार खानदान के लोगों को एक तरह से अनाथ बना रहे हैं। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि जिस पे हिंसा होती है और जो हिंसा करता है वो सब एक दूसरे दोनों ही एक तरह से सफर कर रहे हैं। हाँ। और वही ग्रुप्स हैं, मगर इसीलिए थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत है। ये सोचना कि ये जातिवाद है या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, ये मेरे ख्याल से सही बात नहीं है। अगर आप किसी भी सीपीएम काडर से पूछेंगे या आरएसएस बीजेपी के भी काडर से पूछेंगे कि आप अपनी जाति को ज्यादा मानते हैं या पार्टी को ज्यादा मानते हैं, तो वो एकदम से आपको जवाब देंगे कि नहीं, हम जाति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा पार्टी से लेना देना है, हमारा आइडियोलॉजी से लेना देना है। तो वो यही बात आरएसएस के लोग भी कहते हैं। जी, जहां तक मेरे रिसर्च में तो यही आता है कि यही बात आरएसएस के लोग भी कहेंगे कि हमारी एक पहचान है, हमारी एक आइडियोलॉजी है, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का रुतबा बढ़े। और ये एक तरीके से आइडियोलॉजी की बात भी नहीं रह जाती है, ये प्योर कंपटीशन की बात हो जाती है कि किसका पोस्टर ज्यादा बड़ा है, किसका पोस्टर कहाँ पे लगेगा, कौन किस चौराहे पे किसके लोग खड़े हो सकते हैं, किसके लोग नहीं खड़े हो सकते हैं। तो जैसे हम इलेक्टोरल कंपटीशन कहते हैं, एक इलेक्टोरल कंपटीशन एक चीज है, मगर एवरीडे कंपटीशन, एक कंपटीशन जो सारे समय हमारे आसपास हो रहा है, या और खासकर मर्दान लोग या मैस्कुलिन यंग मेन के बीच में, तो वो मर्दानगी दिखाना, अपना रुतबा बढ़ाना, किसी एरिया में प्रमुख बन जाना, मेरा पोस्टर यहाँ लगेगा, मेरी लॉयल्टी यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए, मेरा रुतबा यहाँ ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ता गया। और डॉक्टर रुचि, हम थोड़ा और ये जानना चाहते हैं कि जो मैं आंकड़े देख रहा था कि 1960 से ये हिंसा वहाँ से चली आ रही है
और अब कन्नूर के अलावा भी कई जिलों में फैली है। ये हिंसा क्या अभी ज़्यादा हुई है? अरुण जेटली राज्यसभा में बयान दे रहे थे कि कांग्रेस के समय एक भी इस तरह की हिंसा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा है ऐसा राज्यसभा में। तो मैं एक बात ये कि क्या अभी क्यों तेज़ हुई है, और दूसरी बात ये जानना चाहता हूँ कि जो आंकड़े हैं वो 200-300 लोगों के मारने के हैं, और इन घटनाओं में रिसर्च करते हुए दिखा कि बहुत से लोग घायल हैं, बहुत से लोग जेल हैं, उनकी संख्या कहीं इस टोटल में नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो तादाद क्या होगी, उसका स्केल क्या है, और इसमें औरतें, जो मर्द ज़्यादा मारे जा रहे हैं और बच्चे मारे जा रहे हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या सफरिंग है, उनकी क्या तकलीफ है? देखिए, ऐसा है कि ये इस समय बात वाक़ई उछल रही है। जब मैंने अपना काम शुरू किया था, मैं पहली बार करीब 2000 में गई थी कन्नूर, और उसी समय उस समय भी बहुत वायलेंस हुई थी। 1978 और 81 के बीच में भी बहुत वायलेंस हुई है, और इनफैक्ट कांग्रेस और सीपीएम और उन ग्रुप्स के बीच में भी हुई है। अगर हम और थोड़ा पीछे जाएं तो आपने लेट 1960s की बात की, मगर उससे भी पहले अर्ली 1960s में भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्डर्स के साथ और सीपीएम और कांग्रेस के कार्डर्स के साथ बाकायदा बहुत ज्यादा लोग मरे नहीं हैं, मगर जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर या राइटिंग जिसे कहते हैं, ये सब उस समय भी हुआ है। तो मगर मेरा ये कहना बहुत जरूरी है कि वाकई में ये कन्नूर एक तरीके का एक्सेप्शनल लगता है हमें, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाकी हिंदुस्तान में भी कितनी ही पार्टियों के बीच में, शिवसेना हो गई, तृणमूल हो गए, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, समाजवादी, ये एक बहुत ही प्रेवलेंट फिनोमेना है। कन्नूर में इसने एक खास किस्म का रूप जरूर ले लिया है, मगर और कन्नूर में इसकी हम अटेंशन खास देते हैं, मगर इसको एक तरीके का एक्सेप्शनल है, मगर एक्सेप्शनल नहीं भी है, एक तरीके का नॉर्मल। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर भारत, मतलब हिंदी प्रदेशों में, एक तो वहां ना कोई संवाददाता है, हिंदी हमारा भी नहीं है, ना वहां से कोई फर्स्ट हैंड रिपोर्ट नहीं है, मगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से केरल की हिंसा को लेकर भांति भांति के प्रचार किए जा रहे हैं कि एक सांप्रदायिक रंग भी देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे दर्शक जो उत्तर भारत के हैं, हिंदी भाषी प्रदेशों के हैं, वो इस हिंसा पर क्या राय बनाए? कौन जिम्मेदार है? क्या वाकई इसका कोई समाधान आपको नजर आता है? उन्हें किस तरह से इस वायलेंस को समझना चाहिए? जहां तक मेरी समझ है, किसी एक पार्टी को जिम्मेदार ठहराने से कुछ ज्यादा नहीं होगा। कितनी ही पीस कमिटीज बिठाई गई हैं और कितनी ही बार कहा गया है कि अब वायलेंस नहीं होगी, अब वायलेंस नहीं होगी, मगर वायलेंस होती रही है। मेरे ख्याल से एक तरीके से हमारे को थोड़ा अपने आप में रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि ये वायलेंस हमारे को अपने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सिखाता है। ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एक तरीके का एक होड़ बन गई है कि कौन जीता कौन हारा, सिर्फ जीत और हार, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, और जिसमें हम कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, मगर हम एक दूसरे को बहुत नीचा करने में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो नीचा करना एक तरीके की क्रूरता पैदा कर देता है, और वही नीचा करना, दूसरे को एक जैसे अल्पसंख्यकरण करना, क्रूर अल्पसंख्यकरण करना, माइनॉरिटाइजेशन करना, मेरे ख्याल से तो हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेहरा बन गया है, और वो कन्नूर उसकी क्रूरता दिखाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। आपके बारे में जानकारी हमें theWire.in से कि आपके एक लेख से मिली, और आपने हिंदी में केरल के बारे में समझाया, जो कि आप वहाँ 2000 से रिसर्च कर रही हैं। केप टाउन, यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन साउथ अफ्रीका का एक लेजिस्लेटिव कैपिटल कहा जाता है, विधायी का मतलब वहाँ पर उसकी संसद है। प्रिटोरिया भी एक राजधानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम अनुराग द्वारी की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे।